अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक तिजारती काफ़िले पर हमला हो गया था और आलमेला उन डाकुओं को मारने के लिए पहुंच गई थी। इस एपिसोड के शुरू में कुछ ज़ख्मी डाकू वहां से भाग जाते हैं जबकि बाकी मारे जाते हैं। फिर आलमेला अपने साथियों से कहती है अब अर्तुल से बात करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने दो आदमियों के साथ काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान काई कबीले में एक दौड़ होने वाली थी। सब तैयार खड़े थे। फिर एक सिपाही हवा में तीर चलाता है और रेस का आगाज़ हो जाता है। इस तरह अर्तुल गाजी ये रेस जीत जाते हैं। गुंदुज अर्तुल गाजी के पास आकर कहता है आप बहुत मजबूत है बाबा, आपने सबको हरा दिया है। अर्तुल गाजी कहते हैं तुम भी बड़े होकर रेस करोगे मेरे बहादुर। फिर अर्तुल गाजी अपने बाकी साथियों से गले मिलने लगती है और कहते हैं माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। इतने में एक सिपाही आकर कहता है सरदार, हानली बाजार वाली आलमेला खातून 2 आदमियों के साथ यहाँ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर अर्तुल गाजी और बाकी सब कुछ परेशान हो जाते हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं देखते हैं उनको। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ते में गवर्नर कीतोस के आदमी खड़े थे। लियोन के घोड़े का खुर खराब हो गया था। इतने में वो घुड़सवार वहाँ पहुँच जाता है। लियोन उसे रोक लेता है। वो आदमी घोड़े से नीचे उतरता है तो लियोन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो आदमी आगे से कोई जवाब नहीं देता। लियोन कहता है जवाब दो आदमी, लेकिन वो आदमी दोबारा कुछ भी नहीं बोलता। फिर लियोन अपने सिपाहियों से कहता है मार दो इसको। इस तरह वो आदमी लियोन को काबू कर लेता है। दूसरी यानी अर्तुल गाजी आलमेला से मुलाकात कर रहे थे। आलमेला कहती है मेरे काफिले पर डाकुओं ने हमला किया है अर्तुल साहब, मेरे आदमी मारे गए हैं। ये सुनकर अर्तुल गाजी कहते हैं बामसी, काफ़ी वक्त से डाकुओं का हमसे सामना नहीं हुआ, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए। बामसी कहता है हमारे सिपाही हर वक्त गश्त पर होते हैं सरदार, तजारती रास्ता तो साफ़ है। आलमेला का आदमी कहता है लेकिन हकीकत में रास्ता साफ़ नहीं है। ये सुनकर अर्तुल गाजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। फिर आलमेला कहती है अर्तुल साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर आए थे। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है, लेकिन हमारे आदमी बाज़ार पहुँचने से पहले ही मारे गए। तकरीबन हमारा सारा माल चोरी हो गया है। कि आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देंगे। ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में कहती है खातून, मुँह संभाल कर बात करो, तुम सरदार आला अर्तुल से बात कर रही हो। ये डाकुओं से निपट लेंगे इंशाअल्लाह। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं हम डाकुओं से निपट लेंगे और लूटे हुए माल की कीमत आपको अदा कर देंगे। डाकू पहले भी ज़्यादा देर हमारे इलाके में टिक नहीं सके और इस दफ़ा भी वो बच नहीं सकेंगे। अभी आप बाज़ार जाओ और अपना काम करो। आलमेला कहती है इंशाअल्लाह अर्तुल साहब, लेकिन अगर आपने हमारी हिफाजत ना की तो फिर हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्तुल गाजी अपने साथियों से कहते हैं तैयार हो जाओ मेरे बहादुरों, हम पता लगाएंगे कि ये डाकू कौन है। दूसरी यानी लियोन बेलाजी किले में पहुँच चुका था। गवर्नर कीतोस पूछता है कौन है ये आदमी लियोन। लियोन कहता है मैं नहीं जानता हुजूर, उसने कहा है कि वो एक मुसाफिर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं लगता। मुझे यकीन है उसके पास अर्तुल के बारे में कोई अहम मालूमात है। गवर्नर कीतोस पूछता है ये आदमी क्या चाहता है। लियोन कहता है अर्तुल का सर। ये सुनकर गवर्नर कीतोस कहता है उसे अंदर भेजो। फिर वो आदमी अंदर दाखिल होता है। गवर्नर कीतोस उससे पूछता है अर्तुल के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो। वो आदमी कहता है तुम अर्तुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। दूसरी यानी अर्तुल गाजी और उनके साथी डाकुओं के हमले वाली जगह पर पहुंच गए थे और घोड़ों से उतरकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगते हैं। वहाँ बड़े डाकू मर चुके थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है सरदार, वहाँ कुछ खून के निशान हैं जो दरिया वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं।
ये सुनकर वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। काय कबीले में हलीमा सुल्तान अपने बेटे सौची के पास बैठी हुई थी। इतने में उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है और कुछ देर बाद उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। फिर हेमा खातून मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है बच्चा पैदा होने वाला है, तुम लेट जाओ बेटी। इसके बाद हलीमा सुल्तान को एक बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। दूसरी यानी कुछ डाकू जख्मी हालत में एक जगह बैठे हुए थे और अपने जख्मों को देख रहे थे। इतने में अतुल गाजी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सब खड़े होकर उन डाकुओं के सामने पहुँच जाते हैं। एक डाकू पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अतुल गाजी कहते हैं, मेरे इलाके में तजारती काफिले पर हमला करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? ये सुनकर डाकुओं का कमांडर कहता है, ये अतुल है, हमला करो। कुछ ही देर में वो सारे डाकू गिर जाते हैं। फिर एक जख्मी डाकू से अतुल गाजी पूछते हैं, कौन हो तुम और मेरे इलाके में हमला करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? डाकू कहता है, हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि काफिला जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा माल है। अतुल गाजी पूछते हैं, कौन है वो आदमी? डाकू कहता है, ये मुझे नहीं पता। इतने में वो डाकू मर जाता है। फिर अतुल गाजी कहते हैं, ये कोई आम हमला नहीं था। फिर गुनालप कहता है, वो आदमी जो कोई भी है वो खास तौर पर इस काफिले पर हमला करवाना चाहता था। अतुल गाजी हैरान होकर कहते हैं, कौन हो सकता है वो आदमी? बेलेजी किले में गवर्नर कीतोस मारिया के कमरे में पहुंचता है। मारिया उसे खींच कर अंदर ले आती है और एक लिबास दिखाकर कहती है, ये देखो मैं कुस्तुनतनिया से तुम्हारे वास्ते क्या लाई हूँ। लेकिन गवर्नर कीतोस काफ़ी गुस्से में था और कहता है, क्या कैद खाने से निकलने के लिए तुम अमीर सादिन के साथ भी सोई थी? मारिया सख्त गुस्से में कहती है, कीतोस ये तुम क्या कह रहे हो? गवर्नर कीतोस कहता है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया मारिया। तुमने अतुल के खिलाफ मेरी नफरत को इस्तेमाल किया। तुमने मेरी औरत बनकर मेरे सबसे खुफिया राज अमीर सादिन को बता दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया? मारिया कहती है, मेरा तुमसे प्यार और वफादारी सच्ची है कीतोस, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। गवर्नर कीतोस कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मरोगी। इस तरह कीतोस मारिया को मार देता है। फिर कीतोस अपने आप से कहता है, तो वो मुसाफिर सही कह रहा था, अब आरिस की बारी है, यानी अहमद की बारी है। दूसरी यानी अहमद और अतुल गाजी के साथ ही एक कार में पहुंच चुके थे। मिलने के बाद वो सब बैठ जाते हैं। अहमद कहता है, एक अच्छी खबर है सरदार, सुल्तान गयासुद्दीन ने सल्जुक रियासत को जो पायदारी दी है, इसके बाद निकाया ने फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया है। अतुल गाजी कहते हैं, लेकिन कीतोस आराम से नहीं बैठेगा, हमें सोगोत जाने से रोकने के लिए वो हर चीज़ करेगा। अहमद कहता है, आप सही कह रहे हैं सरदार, वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगा, उसने मुझे आदमी तैयार करने को कहा है। अतुल गाजी कहते हैं, कीतोस के सिपाही हमारे लिए आसान शिकार होंगे, लेकिन इससे काफ़ी खून बह सकता है। हम कीतोस की औरत मारिया को इस्तेमाल करके उसके लिए जाल बिछाएंगे। अगर हमने गवर्नर को मार दिया तो ये बदले की आग बुझ जाएंगी। अहमद कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार, लेकिन एक और अहम बात, मैंने निकाया से सुना है कि मंगोल ओगेदाई अनातोलिया में घुसने के लिए तैयार है और उसकी फ़ौज की कमांड उसका एक बातेमाद आदमी कर रहा है। अतुल गाजी पूछते हैं, वो कमांडर कौन है अहमद? अहमद कहता है, मैंने सुना है कि उसका नाम नोयान है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान मंगोल एक जगह इकट्ठे हुए थे। उनमें वो औरत और उसके साथी भी शामिल थे जो हानली बाजार में गए थे। आलमेला खातून दरअसल नोयान की बहन थी और इसका असल नाम आलन गोया था।
इस तरह नोयान अपनी बनाई हुई एक कब्र से बाहर निकल आता है और कहता है, अर्तुल, मैं अपनी राख से दोबारा पैदा हो गया हूँ ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को कत्ल कर सकूँ। फिर वो अपनी बहन की तरफ आता है और कहता है, आलन गोया। आलन गोया नीचे झुककर उसकी तलवार चूमती है। फिर नोयान कहता है, मैंने इस काम के लिए तुम्हें तरबियत दी थी और मेरी बहादुर बहन। फिर वो दोनों गले लगकर मिलते हैं। नोयान कहता है, बताओ मुझे तुमने क्या किया है। आलन गोया कहती है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है भाई। नोयान पूछता है, क्या तुमने अर्तुल को देखा। आलन गोया कहती है, हाँ भाई देखा। मैंने अर्तुल की ईमानदारी को इस्तेमाल करके उसके बाजार में जगह हासिल कर ली है। अब वो मुझ पर एतमाद करता है। मैंने उसके खेमे में जाकर उसकी बीवी और माँ को भी देख लिया है। नोयान कहता है, मेरी वैसी अकाब, बहुत अच्छे। तुमने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि तुम इस सल्तनत का फ़ख्र हो। दूसरी जानिब गार में नोयान का नाम सुनकर सब हैरान थे। तुर्गुत कहता है, ये आप क्या कह रहे हो अहमद भाई, ये नोयान कहाँ से आ गया। बामसी कहता है, वो शैतान तो मर गया था सरदार, हमने खुद उसे देखा था। फिर अतुल गाजी के जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफ़ा उनकी नोयान के खिलाफ लड़ाई हुई थी और सुंगुर तकिन गिरकर ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद अतुल गाजी कहते हैं, जब मेरा भाई सुंगुर ज़ख्मी हो गया था तो हम फ़ौरन उन्हें लेकर कबीले की तरफ चले गए थे। हमने नोयान को मारने के लिए उधर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो जिंदा था। तुर्गुत कहता है, तो फिर उस कुत्ते का मकसद अनातोलिया नहीं है, बल्कि वो पहले आपके पीछे आएगा सरदार। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक तिजारती काफ़िले पर हमला हो गया था और आलमेला उन डाकुओं को मारने के लिए पहुंच गई थी। इस एपिसोड के शुरू में कुछ ज़ख्मी डाकू वहां से भाग जाते हैं जबकि बाकी मारे जाते हैं। फिर आलमेला अपने साथियों से कहती है, अब अर्तुल से बात करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने 2 आदमियों के साथ काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान काई कबीले में एक दौड़ होने वाली थी। सब तैयार खड़े थे। फिर एक सिपाही हवा में तीर चलाता है और रेस का आगाज़ हो जाता है। इस तरह अतुल गाजी ये रेस जीत जाते हैं। गुंदुज अतुल गाजी के पास आकर कहता है, आप बहुत मजबूत है बाबा, आपने सबको हरा दिया है। अतुल गाजी कहते हैं, तुम भी बड़े होकर रेस करोगे मेरे बहादुर। फिर अतुल गाजी अपने बाकी साथियों से गले मिलने लगती है और कहते हैं, माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, सरदार, हानली बाजार वाली आलमेला खातून 2 आदमियों के साथ यहाँ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर अतुल गाजी और बाकी सब कुछ परेशान हो जाते हैं। अतुल गाजी कहते हैं, देखते हैं उनको। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ते में गवर्नर कीतोस के आदमी खड़े थे। लियोन के घोड़े का खुर खराब हो गया था। इतने में वो घुड़सवार वहाँ पहुँच जाता है। लियोन उसे रोक लेता है। वो आदमी घोड़े से नीचे उतरता है तो लियोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो आदमी आगे से कोई जवाब नहीं देता। लियोन कहता है, जवाब दो आदमी। लेकिन वो आदमी दोबारा कुछ भी नहीं बोलता। फिर लियोन अपने सिपाहियों से कहता है, मार दो इसको। इस तरह वो आदमी लियोन को काबू कर लेता है। दूसरी यानी बरतुल गाजी आलमेला से मुलाकात कर रहे थे। आलमेला कहती है, मेरे काफिले पर डाकुओं ने हमला किया है अर्तुल साहब, मेरे आदमी मारे गए हैं। ये सुनकर अर्तुल गाजी कहते हैं, बामसी, काफ़ी वक्त से डाकुओं का हमसे सामना नहीं हुआ, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए। बामसी कहता है, हमारे सिपाही हर वक्त गश्त पर होते हैं सरदार, तजारती रास्ता तो साफ़ है। आलमेला का आदमी कहता है, लेकिन हकीकत में रास्ता साफ़ नहीं है। ये सुनकर अर्तुल गाजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। फिर आलमेला कहती है, अर्तुल साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर आए थे। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है, लेकिन हमारे आदमी बाज़ार पहुँचने से पहले ही मारे गए। तकरीबन हमारा सारा माल चोरी हो गया है। कि आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देंगे।
ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में कहती है, खातून मुँह संभाल कर बात करो, तुम सरदार आला अर्तुल से बात कर रही हो। ये डाकुओं से निपट लेंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, हम डाकुओं से निपट लेंगे और लूटे हुए माल की कीमत आपको अदा कर देंगे। डाकू पहले भी ज़्यादा देर हमारे इलाके में टिक नहीं सके और इस दफ़ा भी वो बच नहीं सकेंगे। अभी आप बाज़ार जाओ और अपना काम करो। आलमिला कहती है, इंशाल्लाह अर्तुल साहब, लेकिन अगर आपने हमारी हिफाजत ना की तो फिर हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्तुल गाजी अपने साथियों से कहते हैं, तैयार हो जाओ मेरे बहादुरों, हम पता लगाएंगे कि ये डाकू कौन है। दूसरी जानब लियोन बेलाजी किले में पहुंच चुका था। गवर्नर कीतोस पूछता है, कौन है ये आदमी लियोन? लियोन कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर। उसने कहा है कि वो एक मुसाफिर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं लगता। मुझे यकीन है उसके पास अर्तुल के बारे में कोई अहम मालूमात है। गवर्नर कीतोस पूछता है, ये आदमी क्या चाहता है? लियोन कहता है, अर्तुल का सर। ये सुनकर गवर्नर कीतोस कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर वो आदमी अंदर दाखिल होता है। गवर्नर कीतोस उससे पूछता है, अर्तुल के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? वो आदमी कहता है, तुम अर्तुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। दूसरी यानी अर्तुल गाजी और उनके साथी डाकुओं के हमले वाली जगह पर पहुंच गए थे और घोड़ों से उतरकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगते हैं। वहाँ बड़े डाकू मर चुके थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, सरदार, वहाँ कुछ खून के निशान हैं जो दरिया वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। काय कबीले में हलीमा सुल्तान अपने बेटे सौची के पास बैठी हुई थी। इतने में उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है और कुछ देर बाद उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। फिर हेमा खातून मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है बच्चा पैदा होने वाला है, तुम लेट जाओ बेटी। इसके बाद हलीमा सुल्तान को एक बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। दूसरी यानी कुछ डाकू जख्मी हालत में एक जगह बैठे हुए थे और अपने जख्मों को देख रहे थे। इतने में अर्तुल गाजी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सब खड़े होकर उन डाकुओं के सामने पहुँच जाते हैं। एक डाकू पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अर्तुल गाजी कहते हैं, मेरे इलाके में तजारती काफिले पर हमला करने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? ये सुनकर डाकुओं का कमांडर कहता है, ये अर्तुल है, हमला करो। कुछ ही देर में वो सारे डाकू गिर जाते हैं। फिर एक जख्मी डाकू से अर्तुल गाजी पूछते हैं, कौन हो तुम और मेरे इलाके में हमला करने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? डाकू कहता है, हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि काफिला जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा माल है। अर्तुल गाजी पूछते हैं, कौन है वो आदमी? डाकू कहता है, ये मुझे नहीं पता। इतने में वो डाकू मर जाता है। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, ये कोई आम हमला नहीं था। फिर गुनाल पर कहता है, वो आदमी जो कोई भी है वो ख़ास तौर पर इस काफिले पर हमला करवाना चाहता था। अर्तुल गाजी हैरान होकर कहते हैं, कौन हो सकता है वो आदमी? बेलेजी किले में गवर्नर कीतोस मारिया के कमरे में पहुंचता है। मारिया उसे खींच कर अंदर ले आती है और एक लिबास दिखाकर कहती है, ये देखो मैं कुस्तुनतुनिया से तुम्हारे वास्ते क्या लाई हूँ। लेकिन गवर्नर कीतोस काफ़ी गुस्से में था और कहता है, क्या कैद खाने से निकलने के लिए तुम अमीर सादिन के साथ भी सोई थी? मारिया सख्त गुस्से में कहती है, कीतोस ये तुम क्या कह रहे हो? गवर्नर कीतोस कहता है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया मारिया। तुमने अर्तुल के खिलाफ मेरी नफरत को इस्तेमाल किया। तुमने मेरी औरत बनकर मेरे सबसे खुफिया राज अमीर सादिन को बता दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया? मारिया कहती है, मेरा तुमसे प्यार और वफादारी सच्ची है कीतोस, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। गवर्नर कीतोस कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मरोगी। इस तरह कीतोस मारिया को मार देता है। फिर कीतोस अपने आप से कहता है, तो वो मुसाफिर सही कह रहा था, अब आरिस की बारी है, यानी अहमद की बारी है। दूसरी यानी अहमद और अर्तुल गाजी के साथ ही एक कार में पहुंच चुके थे। मिलने के बाद वो सब बैठ जाते हैं। अहमद कहता है, एक अच्छी खबर है सरदार, सुल्तान गयासुद्दीन ने सल्जुक रियासत को जो पायदारी दी है, इसके बाद निकाया ने फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया है। अर्तुल गाजी कहते हैं, लेकिन कीतोस आराम से नहीं बैठेगा, हमें सोकोत जाने से रोकने के लिए वो हर चीज़ करेगा। अहमद कहता है, आप सही कह रहे हैं सरदार, वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगा, उसने मुझे आदमी तैयार करने को कहा है। अर्तुल गाजी कहते हैं, कीतोस के सिपाही हमारे लिए आसान शिकार होंगे, लेकिन इससे काफ़ी खून बह सकता है। हम कीतोस की औरत मारिया को इस्तेमाल करके उसके लिए जाल बिछाएंगे। अगर हमने गवर्नर को मार दिया तो ये बदले की आग बुझ जाएंगी। अहमद कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार, लेकिन एक और अहम बात,
मैंने निकायत सुना है कि मंगोल ओगेदाई अनातोलिया में घुसने के लिए तैयार है और उसकी फ़ौज की कमांड उसका एक बातेमाद आदमी कर रहा है। अतुल गाजी पूछते हैं, वो कमांडर कौन है? अहमद। अहमद कहता है, मैंने सुना है कि उसका नाम नोयान है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान मंगोल एक जगह इकट्ठे हुए थे। उनमें वो औरत और उसके साथी भी शामिल थे जो हानली बाजार में गए थे। आलमेला खातून दरअसल नोयान की बहन थी और इसका असल नाम आलन गोया था। इस तरह नोयान अपनी बनाई हुई एक कब्र से बाहर निकल आता है और कहता है, अर्तुल, मैं अपनी राख से दोबारा पैदा हो गया हूँ ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को कत्ल कर सकूँ। फिर वो अपनी बहन की तरफ आता है और कहता है, आलन गोया। आलन गोया नीचे झुककर उसकी तलवार चूमती है। फिर नोयान कहता है, मैंने इस काम के लिए तुम्हें तरबियत दी थी और मेरी बहादुर बहन। फिर वो दोनों गले लगकर मिलते हैं। नोयान कहता है, बताओ मुझे तुमने क्या किया है? आलन गोया कहती है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है भाई। नोयान पूछता है, क्या तुमने अर्तुल को देखा? आलन गोया कहती है, हाँ भाई देखा। मैंने अर्तुल की ईमानदारी को इस्तेमाल करके उसके बाज़ार में जगह हासिल कर ली है। अब वो मुझ पर एतमाद करता है। मैंने उसके खेमे में जाकर उसकी बीवी और माँ को भी देख लिया है। नोयान कहता है, मेरी वैसी अकाब, बहुत अच्छे। तुमने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि तुम इस सल्तनत का फ़ख्र हो। दूसरी यानी कार में नोयान का नाम सुनकर सब हैरान थे। तुर्गुत कहता है, ये आप क्या कह रहे हो अहमद भाई? ये नोयान कहाँ से आ गया? बामसी कहता है, वो शैतान तो मर गया था सरदार, हमने खुद उसे देखा था। फिर अतुल गाजी के जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफ़ा उनकी नोयान के खिलाफ लड़ाई हुई थी और सुंगुर तकिन गिर कर ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद अतुल गाजी कहते हैं, जब मेरा भाई सुंगुर ज़ख्मी हो गया था तो हम फ़ौरन उन्हें लेकर कबीले की तरफ चले गए थे। हमने नोयान को मारने के लिए उधर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो जिंदा था। तुर्गुत कहता है, तो फिर उस कुत्ते का मकसद अनातोलिया नहीं है, बल्कि वो पहले आपके पीछे आएगा सरदार। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक तिजारती काफ़िले पर हमला हो गया था और आलमेला उन डाकुओं को मारने के लिए पहुँच गई थी। इस एपिसोड के शुरू में कुछ ज़ख्मी डाकू वहाँ से भाग जाते हैं जबकि बाकी मारे जाते हैं। फिर आलमेला अपने साथियों से कहती है, अब अर्तुल से बात करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने 2 आदमियों के साथ काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान काई कबीले में एक दौड़ होने वाली थी। सब तैयार खड़े थे। फिर एक सिपाही हवा में तीर चलाता है और रेस का आगाज़ हो जाता है।
इस तरह अतुल गाजी ये रेस जीत जाते हैं। गुंदुज अतुल गाजी के पास आकर कहता है, आप बहुत मजबूत है बाबा, आपने सबको हरा दिया है। और अतुल गाजी कहते हैं, तुम भी बड़े होकर रेस करोगे मेरे बहादुर। फिर अतुल गाजी अपने बाकी साथियों से गले मिलने लगती है और कहते हैं, माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, सरदार, हानली बाजार वाली अलमेला खातून 2 आदमियों के साथ यहाँ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर अतुल गाजी और बाकी सब कुछ परेशान हो जाते हैं। और अतुल गाजी कहते हैं, देखते हैं उनको। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ते में गवर्नर कीतोस के आदमी खड़े थे। लियोन के घोड़े का खुर खराब हो गया था। इतने में वो घुड़सवार वहाँ पहुँच जाता है। लियोन उसे रोक लेता है। वो आदमी घोड़े से नीचे उतरता है तो लियोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो आदमी आगे से कोई जवाब नहीं देता। लियोन कहता है, जवाब दो आदमी। लेकिन वो आदमी दोबारा कुछ भी नहीं बोलता। फिर लियोन अपने सिपाहियों से कहता है, मार दो इसको। इस तरह वो आदमी लियोन को काबू कर लेता है। दूसरी यानी बरतुल गाजी अलमेला से मुलाकात कर रहे थे। अलमेला कहती है, मेरे काफिले पर डाकुओं ने हमला किया है अर्तुल साहब, मेरे आदमी मारे गए हैं। ये सुनकर अर्तुल गाजी कहते हैं, बामसी, काफ़ी वक्त से डाकुओं का हमसे सामना नहीं हुआ, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए? बामसी कहता है, हमारे सिपाही हर वक्त गश्त पर होते हैं सरदार, तजारती रास्ता तो साफ़ है। अलमेला का आदमी कहता है, लेकिन हकीकत में रास्ता साफ़ नहीं है। ये सुनकर अतुल गाजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। फिर अलमेला कहती है, अतुल साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर आए थे। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है, लेकिन हमारे आदमी बाजार पहुँचने से पहले ही मारे गए। तकरीबन हमारा सारा माल चोरी हो गया है। कि आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देंगे? ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में कहती है, खातून, मुँह संभाल कर बात करो। तुम सरदार आला अतुल से बात कर रही हो। ये डाकुओं से निपट लेंगे इंशाअल्लाह। फिर अतुल गाजी कहते हैं, हम डाकुओं से निपट लेंगे और लूटे हुए माल की कीमत आपको अदा कर देंगे। डाकू पहले भी ज़्यादा देर हमारे इलाके में टिक नहीं सके और इस दफ़ा भी वो बच नहीं सकेंगे। अभी आप बाज़ार जाओ और अपना काम करो। अलमेला कहती है, इंशाअल्लाह अतुल साहब, लेकिन अगर आपने हमारी हिफाजत ना की तो फिर हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अतुल गाजी अपने साथियों से कहते हैं, तैयार हो जाओ मेरे बहादुरों, हम पता लगाएंगे कि ये डाकू कौन है। दूसरी यानी लियोन बेलेजिक किले में पहुंच चुका था। गवर्नर कीतोस पूछता है, कौन है ये आदमी लियोन? लियोन कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर। उसने कहा है कि वो एक मुसाफिर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं लगता। मुझे यकीन है उसके पास अतुल के बारे में कोई अहम मालूमात है। गवर्नर कीतोस पूछता है, ये आदमी क्या चाहता है? लियोन कहता है, अतुल का सर। ये सुनकर गवर्नर कीतोस कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर वो आदमी अंदर दाखिल होता है। गवर्नर कीतोस उससे पूछता है, अतुल के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? वो आदमी कहता है, तुम अतुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। दूसरी यानी अतुल गाजी और उनके साथी डाकुओं के हमले वाली जगह पर पहुंच गए थे और घोड़ों से उतरकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगते हैं। वहाँ बड़े डाकू मर चुके थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, सरदार, वहाँ कुछ खून के निशान हैं जो दरिया वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। काय कबीले में हलीमा सुल्तान अपने बेटे सौची के पास बैठी हुई थी। इतने में उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है और कुछ देर बाद उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। फिर हैमा खातून मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है बच्चा पैदा होने वाला है, तुम लेट जाओ बेटी। इसके बाद हलीमा सुल्तान को एक बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। दूसरी यानी कुछ डाकू जख्मी हालत में एक जगह बैठे हुए थे और अपने जख्मों को देख रहे थे। इतने में अतुल गाजी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सब खड़े होकर उन डाकुओं के सामने पहुँच जाते हैं। एक डाकू पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अतुल गाजी कहते हैं, मेरे इलाके में तजारती काफिले पर हमला करने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? ये सुनकर डाकुओं का कमांडर कहता है, ये अतुल है, हमला करो। कुछ ही देर में वो सारे डाकू गिर जाते हैं। फिर एक जख्मी डाकू से अतुल गाजी पूछते हैं, कौन हो तुम और मेरे इलाके में हमला करने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? डाकू कहता है, हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि एक काफिला जा रहा है
जिसमें बहुत ज़्यादा माल है। अतुल गाजी पूछते हैं कौन है वो आदमी। डाकू कहता है ये मुझे नहीं पता। इतने में वो डाकू मर जाता है। फिर अतुल गाजी कहते हैं ये कोई आम हमला नहीं था। फिर गुनाल कहता है वो आदमी जो कोई भी है वो खास तौर पर इस काफिले पर हमला करवाना चाहता था। अतुल गाजी हैरान होकर कहते हैं कौन हो सकता है वो आदमी। बेलेजी किले में गवर्नर कीतोस मारिया के कमरे में पहुंचता है। मारिया उसे खींच कर अंदर ले आती है और एक लिबास दिखाकर कहती है ये देखो मैं कुस्तुन दुनिया से तुम्हारे वास्ते क्या लाई हूँ। लेकिन गवर्नर कीतोस काफ़ी गुस्से में था और कहता है क्या कैद खाने से निकलने के लिए तुम अमीर सादिन के साथ भी सोई थी। मारिया सख्त गुस्से में कहती है कीतोस ये तुम क्या कह रहे हो। गवर्नर कीतोस कहता है तुमने मुझे इस्तेमाल किया मारिया। तुमने अतुल के खिलाफ मेरी नफरत को इस्तेमाल किया। तुमने मेरी औरत बनकर मेरे सबसे खुफिया राज अमीर सादिन को बता दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया। मारिया कहती है मेरा तुमसे प्यार और वफादारी सच्ची है कीतोस। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। गवर्नर कीतोस कहता है तुम झूठ बोल रही हो तुम मरोगी। इस तरह कीतोस मारिया को मार देता है। फिर कीतोस अपने आप से कहता है तो वो मुसाफिर सही कह रहा था। अब आरिस की बारी है यानी अहमद की बारी है। दूसरी यानी अहमद और अतुल गाजी के साथ ही एक कार में पहुंच चुके थे। मिलने के बाद वो सब बैठ जाते हैं। अहमद कहता है एक अच्छी खबर है सरदार। सुल्तान गयासुद्दीन ने सल्जुक रियासत को जो पायदारी दी है इसके बाद निकाया ने फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया है। अतुल गाजी कहते हैं लेकिन कीतोस आराम से नहीं बैठेगा। हमें सोगोत जाने से रोकने के लिए वो हर चीज़ करेगा। अहमद कहता है आप सही कह रहे हैं सरदार। वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगा। उसने मुझे आदमी तैयार करने को कहा है। अतुल गाजी कहते हैं कीतोस के सिपाही हमारे लिए आसान शिकार होंगे लेकिन इससे काफ़ी खून बह सकता है। हम कीतोस की औरत मारिया को इस्तेमाल करके उसके लिए जाल बिछाएंगे। अगर हमने गवर्नर को मार दिया तो ये बदले की आग बुझ जाएंगी। अहमद कहता है जैसे आपका हुक्म सरदार। लेकिन एक और अहम बात मैंने निकाया से सुना है कि मंगोल ओगेदाई अनातोलिया में घुसने के लिए तैयार है और उसकी फ़ौज की कमांड उसका एक बातेमाद आदमी कर रहा है। अतुल गाजी पूछते हैं वो कमांडर कौन है अहमद। अहमद कहता है मैंने सुना है कि उसका नाम नोयान है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान मंगोल एक जगह इकट्ठे हुए थे। उनमें वो औरत और उसके साथी भी शामिल थे जो हानली बाजार में गए थे। आलमेला खातून दरअसल नोयान की बहन थी और इसका असल नाम आलन गोया था। इस तरह नोयान अपनी बनाई हुई एक कब्र से बाहर निकल आता है और कहता है अर्तुल मैं अपनी राख से दोबारा पैदा हो गया हूँ ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को कत्ल कर सकूँ। फिर वो अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और कहता है आलन गोया। आलन गोया नीचे झुककर उसकी तलवार चूमती है। फिर नोयान कहता है मैंने इस काम के लिए तुम्हें तरबियत दी थी और मेरी बहादुर बहन। फिर वो दोनों गले लगकर मिलते हैं। नोयान कहता है बताओ मुझे
तुमने क्या किया है? हालन गोया कहती है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है भाई। नोयान पूछता है, क्या तुमने अर्तुल को देखा? हालन गोया कहती है, हाँ भाई देखा। मैंने अर्तुल की ईमानदारी को इस्तेमाल करके उसके बाज़ार में जगह हासिल कर ली है। अब वो मुझ पर एतमाद करता है। मैंने उसके खेमे में जाकर उसकी बीवी और माँ को भी देख लिया है। नोयान कहता है, मेरी वैसी अकाब, बहुत अच्छे। तुमने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि तुम इस सल्तनत का फ़ख्र हो। दूसरी यानी गार में नोयान का नाम सुनकर सब हैरान थे। तुर्गुत कहता है, ये आप क्या कह रहे हो अहमद भाई? ये नोयान कहाँ से आ गया? बामसी कहता है, वो शैतान तो मर गया था सरदार, हमने खुद उसे देखा था। फिर अतुल गाजी के जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफ़ा उनकी नोयान के खिलाफ लड़ाई हुई थी और सुंगुर तकिन गिरकर ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद अतुल गाजी कहते हैं, जब मेरा भाई सुंगुर ज़ख्मी हो गया था तो हम फ़ौरन उन्हें लेकर कबीले की तरफ चले गए थे। हमने नोयान को मारने के लिए उधर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो जिंदा था। तुर्गुत कहता है, तो फिर उस कुत्ते का मकसद अनातोलिया नहीं है, बल्कि वो पहले आपके पीछे आएगा सरदार। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक तिजारती काफ़िले पर हमला हो गया था और आलमेला उन डाकुओं को मारने के लिए पहुंच गई थी। इस एपिसोड के शुरू में कुछ ज़ख्मी डाकू वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि बाकी मारे जाते हैं। फिर आलमेला अपने साथियों से कहती है, अब अर्तुल से बात करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने 2 आदमियों के साथ काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान काई कबीले में एक दौड़ होने वाली थी। सब तैयार खड़े थे। फिर एक सिपाही हवा में तीर चलाता है और रेस का आगाज़ हो जाता है। इस तरह अर्तुल गाजी ये रेस जीत जाते हैं। गुंदुज अर्तुल गाजी के पास आकर कहता है, आप बहुत मजबूत है बाबा, आपने सबको हरा दिया है। अर्तुल गाजी कहते हैं, तुम भी बड़े होकर रेस करोगे मेरे बहादुर। फिर अर्तुल गाजी अपने बाकी साथियों से गले मिलने लगती है और कहते हैं, माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, सरदार, हानली बाजार वाली आलमेला खातून 2 आदमियों के साथ यहाँ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर अर्तुल गाजी और बाकी सब कुछ परेशान हो जाते हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं, देखते हैं उनको। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ते में गवर्नर कीतोस के आदमी खड़े थे। लियोन के घोड़े का खुर खराब हो गया था। इतने में वो घुड़सवार वहाँ पहुँच जाता है। लियोन उसे रोक लेता है। वो आदमी घोड़े से नीचे उतरता है तो लियोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो आदमी आगे से कोई जवाब नहीं देता। लियोन कहता है, जवाब दो आदमी। लेकिन वो आदमी दोबारा कुछ भी नहीं बोलता। फिर लियोन अपने सिपाहियों से कहता है, मार दो इसको। इस तरह वो आदमी लियोन को काबू कर लेता है। दूसरी यानी बर्तुल गाजी आलमेला से मुलाकात कर रहे थे। आलमेला कहती है, मेरे काफिले पर डाकुओं ने हमला किया है अर्तुल साहब, मेरे आदमी मारे गए हैं। ये सुनकर अर्तुल गाजी कहते हैं, बामसी, काफ़ी वक्त से डाकुओं का हमसे सामना नहीं हुआ, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए? बामसी कहता है, हमारे सिपाही हर वक्त गश्त पर होते हैं सरदार, तजारती रास्ता तो साफ़ है। आलमेला का आदमी कहता है, लेकिन हकीकत में रास्ता साफ़ नहीं है। ये सुनकर अर्तुल गाजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। फिर आलमेला कहती है, अर्तुल साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर आए थे। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है, लेकिन हमारे आदमी बाज़ार पहुँचने से पहले ही मारे गए। तकरीबन हमारा सारा माल चोरी हो गया है। कि आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देंगे? ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में कहती है, खातून, मुँह संभाल कर बात करो। तुम सरदार आला अर्तुल से बात कर रही हो। ये डाकुओं से निपट लेंगे इंशाअल्लाह। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, हम डाकुओं से निपट लेंगे और लूटे हुए माल की कीमत आपको अदा कर देंगे। डाकू पहले भी ज़्यादा देर हमारे इलाके में टिक नहीं सके और इस दफ़ा भी वो बच नहीं सकेंगे। अभी आप बाज़ार जाओ और अपना काम करो। आलमेला कहती है, इंशाअल्लाह अर्तुल साहब,
लेकिन अगर आपने हमारी हिफाजत ना की तो फिर हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अब्दुल गाजी अपने साथियों से कहते हैं, तैयार हो जाओ मेरे बहादुरों, हम पता लगाएंगे कि ये डाकू कौन है। दूसरी जानब लियोन बेलाजी किले में पहुंच चुका था। गवर्नर कीतोस पूछता है, कौन है ये आदमी लियोन? लियोन कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर। उसने कहा है कि वो एक मुसाफिर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं लगता। मुझे यकीन है उसके पास अर्तुल के बारे में कोई अहम मालूमात है। गवर्नर कीतोस पूछता है, ये आदमी क्या चाहता है? लियोन कहता है, अर्तुल का सर। ये सुनकर गवर्नर कीतोस कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर वो आदमी अंदर दाखिल होता है। गवर्नर कीतोस उससे पूछता है, अर्तुल के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? वो आदमी कहता है, तुम अर्तुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। दूसरी यानी अर्तुल गाजी और उनके साथी डाकुओं के हमले वाली जगह पर पहुंच गए थे और घोड़ों से उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। वहाँ बड़े डाकू मर चुके थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, सरदार, वहाँ कुछ खून के निशान हैं जो दरिया वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। काय कबीले में हलीमा सुल्तान अपने बेटे सौची के पास बैठी हुई थी। इतने में उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है और कुछ देर बाद उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। फिर हैमा खातून मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है बच्चा पैदा होने वाला है, तुम लेट जाओ बेटी। इसके बाद हलीमा सुल्तान को एक बिस्तर पर लेटा दिया।